एडिटोरियल है। देखिए एक अच्छा यहाँ देखिए एक आपको अच्छा एडिटोरियल है। देखिए मानवता की सारी हदें पार, सुनकर शैतान के भी रोंगटे खड़े हो जाए। यहाँ पे देखिए क्या यह बात केवल प्रेम की जघन हत्या पर नहीं है, बल्कि मनुष्यता को भी तिलांजलि देने की है। ऐसी तिलांजलि जिसमें अफसोस और पश्चाताप की कोई जगह नहीं है। लगभग सभी मामलों में यह देखने में आ रहा है कि ऐसा पैशाचिक कृत्य करने के बाद कहीं कोई आत्मग्लानि का भाव नहीं है। जो करना था सो कर दिया। बीते साल यहाँ पर क्या देखिए बीते साल मई में यहाँ देखिए बीते साल मई में दिल्ली के सरदार वालका हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तब उस क्रूरता को धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड का भयावह संदेश यह है कि मनुष्य के रूप में 21वीं सदी में पिशाचों को भी लजाने में लगे हैं। क्रूरता देखिए आपको निष्ठुरता, निर्ममता देखिए क्रूरता, निष्ठुरता, निर्ममता, संवेदन शून्यता और पैशाचिकता जैसे अनेक शब्दों को एक ग्राइंडर में घुमाया जाए तो शायद वही कुछ बनेगा जो मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी ने लिव इन महिला पार्टनर के साथ किया। यहाँ पर फिर आपको है देखिए ये घटना इस बात को इशारा करती है। देखिए यहाँ पर क्या ये घटना इस बात को इशारा करती है कि युवा पीढ़ी में दिनों दिन लोकप्रिय हो रही लिव इन रिलेशनशिप का हासिल क्या है। देखिए कुत्ते की मौत से भी बदतर मौत, और मौत के बाद चार कंधे भी मिलना नामुमकिन। महज एक साल के भीतर देश के विभिन्न हिस्सों में अमानवीय क्रूरता की आधा दर्जन ज़्यादा घटनाएं सामने आई है, जिनको देखकर लगता है कि मनुष्य के रूप में सभ्य होने के बजाय राक्षसों से निकृष्टता की होड़ कर रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर मानो शैतानों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ज़्यादातर ऐसे मामलों में क्रूर एक पुरुष है और शिकार महिलाएं हैं। एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाओं की बात यहाँ पर हम करते हैं। देखिए मीरा रोड हत्याकांड में जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है तो उसे लगता है कि कोई ठंडे खून वाले व्यक्ति यह सब कर सकता है। इस प्रकरण में मनोज साहनी नाम के शख्स ने अपने से काफ़ी कम उम्र की लिव इन पार्टनर सरस्वती वेद की हत्या कर दी और उसके शरीर को कटर से टुकड़ों में काटा, फिर प्रेशर कुकर में पकाया, फिर मिक्सर में पीस उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की कोशिश की। घर में महिला के शरीर के कई हिस्से बाल्टियों में ऐसे रखे हुए मिले मानो रसोई के तैयार किया गया झोल हो। जब पड़ोसियों को दुर्गंध आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पता चला कि महिला की हत्या 2 दिन पहले की गई थी। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या इसके पूर्व यहाँ पर आपको कहा गया इसके पूर्व श्रद्धा वाडकर केस में मृतका श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा को मारा, फिर तेज चाकू से उसके 35 टुकड़े किए। फिर धीरे धीरे ये कर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े छतरपुर और महरौरी के जंगलों में फेंक आया। मानकर कि टुकड़ों में बटा और जंगलों में बिखरा श्रद्धा का सिर्फ अपनी हत्या कहानी किसी को बयान नहीं कर पाएगा। हालांकि बाद में आफ्ताब पकड़ा गया, उसने अपराध भी कबूल किया, लेकिन जो किया उस पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। अपनी लिव इन पार्टनर की उसकी निगाह में इतनी ही कीमत थी। देखिए यहाँ पर क्या है कि श्रद्धा वाडकर हत्याकांड की सीजन कम भी नहीं हुई थी कि राजस्थान के जयपुर में 64 साल की एक विधवा बुजुर्ग महिला सरोज को उसके इंजीनियर भतीजे अनूप शर्मा ने आफ्ताब स्टाइल में ही मौत के घाट उतार दिया। पहले महिला के शरीर को बकरे की माफिक मार्बल कटर से काटा और फिर जिस्म के 10 टुकड़े करके दिल्ली जयपुर हाईवे पास जंगल में फेंक दिया। भतीजा इस बात से नाराज था कि चाची उसे टोकती रहती थी। देखिए यहाँ पर क्या जयपुर निर्मम हत्याकांड की स्याही सूखी भी नहीं थी कि झारखंड में साहिबगंज जिले के बोरिया इलाके में प्रेमी दिलदार अंसारी ने प्रेमिका पहाड़िया की हत्या कर सबके 30 से ज़्यादा टुकड़े कर डाले। सबूत छिपाने उसने टुकड़ों को बोरों में भर दिया। प्रेमिका के जिस्म के टुकड़े करने के निष्ठुर प्रेमी ने लोहा काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया। युवती की हत्या का पता तब चला जब बोरे में बंद शव के कुछ ऐसे कुत्ते खींच कर खा रहे थे।
अब आगे देखिए इसी तरह गाजियाबाद में पीएचडी कर रहे छात्र की उसी के मकान मालिक उमेश ने रुपए के लालच में हत्या कर दी। उमेश ने किराएदार अंकित से बिजनेस के 60 लाख रुपए उधार लिए थे, ये पैसे लौटाने ना पड़े। देखिए यहाँ पर क्या ये पैसे लौटाने ना पड़े, इससे उसने किराएदार को ही ठिकाने लगा दिया। यहाँ भी आरोपी ने शव के कई टुकड़े किए और उन्हें अलग नहर में फेंक दिया। यह उसे भी भ्रम था कि शव के टुकड़े हत्या के सबूत ना देंगे। इसी तरह गाजियाबाद में पीएचडी का ये तो हो गया। जबकि ऐसा ही मामला एक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ, जब एक बंद मकान में एक ड्रम में महिला के शरीर के अंगों के टुकड़े भर मिले। मकान किराए पर था, साल भर से किराया न मिलने पर मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर ड्रम में सड़ी लाश मिली। पुलिस को शक था कि हत्या महिला के पति ने ही की थी और वह साल भर पहले गायब हो गया। अब देखिए दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस के कुछ दिनों बाद पांडव नगर में एक और ऐसी ही वारदात हुई, जिसमें मां पूनम दास और बेटे दीपक ने मिलकर पिता अंजन दास की हत्या कर डाली। फिर सबको काट कर फ्रिज में रख दिया। बेटा रोज रात को शहर के अलग अलग हिस्सों में टुकड़ों को फेंक आता था, ताकि किसी को खौफनाक कत्ल का सुराग न मिले। देखिए क्रूरता की सारी हदें पार। यहाँ देखिए क्या कि इन तमाम घटनाओं में समानता यह कि हत्या का तरीका न केवल एक सा है, बल्कि वह समय के साथ ज़्यादा क्रूरता होता जाता है। इतनी क्रूर कि यहाँ पे क्या इतनी क्रूर की कहानी में भी जवान लड़खड़ाए। यूं हत्याएं मानव सभ्यता के पहले से होती आई है। क्रूरता भी नई नहीं है। वह कभी अब यहाँ देखिए वह कभी धार्मिक कभी सत्ता देखिए वह कभी धार्मिक कभी सत्ता की लड़ाई वह कभी धार्मिक कभी सत्ता की लड़ाई तो कभी जड़ जरूर और जमीन के कारण भी होती रही है। मध्यकाल में जीवित मनुष्य के शरीर को बतौर सजा काटना, जलाना, कुचलना असामान्य बात नहीं थी। आज भी इसे लोग ताइवानी सजा कहते हैं, लेकिन यहाँ जिन घटनाओं का जिक्र उनमें ज़्यादातर मामलों में प्रेम की दुर्दांत परिणति है। चाहे श्रद्धा वारकर हो या सरस्वती वेद, वह शायद कभी नहीं समझ पाए कि उन्होंने पुरुष के रूप में एक मनुष्य को नहीं, जीवित पिशाच को पार्टनर चुना है। समझना मुश्किल है कि आप जिससे जीते जी प्रेम करते हो, जिसके बिना जीना दुभर हो, उसी को मारने की घृणा और निष्ठुरता का नए एवं निष्कृष्ट पैमाने कायम करने में संकोच कैसे नहीं करते। देखिए आज भी इसे लोग ताइवानी सजा कहते हैं, लेकिन यहाँ जिन घटनाओं का जिक्र है उनमें से ज़्यादातर मामलों में प्रेम की दुर्दांत परिणति है। चाहे श्रद्धा वारकर हो या सरस्वती वेद हो, वह शायद कभी नहीं समझ पाए कि उन्होंने पुरुष के रूप में एक मनुष्य को नहीं, जीवित पिशाच को पार्टनर चुना है। समझना मुश्किल है कि आप जिससे जीते जी प्रेम करते हो, जिसके बिना जीना दुभर हो, उसी को मारने के लिए घृणा और निष्ठुरता के नए एवं निष्कृष्ट पैमाने कायम करने में संकोच कैसे नहीं करते। कि यह बात केवल प्रेम की जगह हत्या पर नहीं है, बल्कि मनुष्यता को भी तिलांजलि देने की है। ऐसी तिलांजलि जिसमें अफसोस और पश्चाताप की कोई जगह नहीं है। लगभग सभी मामलों में यह देखने में आ रहा है कि ऐसा पैशाचिक कृत्य करने के बाद कहीं कोई आत्मग्लानि का भाव नहीं है। जो करना था सो कर दिया। देखिए अमानुष और स्वार्थी होता जा रहा है इंसान। देखिए सोचने की बात है कि तकनीकी क्रांति के इस युग में हम एक मनुष्य के रूप में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कितना गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है और इसकी सीमा क्या है। विडम्बना यह है कि देखिए विडम्बना यह है कि दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन मनुष्य और ज़्यादा अकेला और ज़्यादा अमानुष तथा और ज़्यादा स्वार्थी होता जा रहा है। देखिए देखिए विडम्बना यह है कि दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। लेकिन मनुष्य और ज़्यादा अकेला और ज़्यादा अमानुष तथा और ज़्यादा स्वार्थी होता जा रहा है। यहाँ देखिए क्या कि श्रद्धा वारकर केस में आफताब ने उसके शरीर को काटकर टुकड़ों में यहाँ वहाँ पे कहा। सरस्वती मर्डर तक या शरीर के टुकड़ों को कुकर में पकाने तक आ पहुँचा। आश्चर्य नहीं कि हमें अगली किसी ऐसी घटना में प्रियकर की क्रूर हत्या की उत्तर क्रिया किसी और घृणित रूप में होती दिखे। हैरानी इस बात की है कि ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक अथवा पुलिस फेलियर का रंग तो आसानी से दे दिया जाता है, लेकिन इस बात पर चर्चा शायद ही होती कि हम इतने राक्षस क्यों होते जा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर समाज की ये देखिए समाज की ये चुप्पी या फिर हैरत भरी उदासीनता भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि हॉरर फिल्म को पीछे छोड़ने वाले शैतानी कत्ल की घटना है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि देखिए मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अंतिम त्रासदी यह नहीं है कि बुरे लोग जुर्म और क्रूरता करते हैं। अंतिम त्रासदी की बहुत अच्छी बात है मार्टिन लूथर किंग, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके यहाँ पर है। देखिए मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अंतिम त्रासदी यह नहीं कि बुरे बुरे लोग जुर्म और क्रूरता करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसी घटनाओं पर अच्छे लोग खामोश रहते हैं। समाज की ये चुप्पी या फिर हैरत भरी उदासीनता भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि हॉरर फिल्म को पीछे छोड़ने वाले शैतानी कत्ल की घटना है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अंतिम त्रासदी यह नहीं कि बुरे लोग जुर्म और क्रूरता करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसी घटनाओं पर अच्छे लोग खामोश रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको है क्या मुंबई के JBCN इंटरनेशनल स्कूल के 11 वर्षीय छात्र अंकुर मेहरा के बारे में पढ़ा। पाँचवीं की छात्र ने एक ईमेल से स्कूल की नियम पुस्तिका ही बदल दी। कोविड लॉकडाउन में अंकुर के बाल बढ़ गए थे और तब क्लास ऑनलाइन थी, इसलिए उसे हेयर स्टाइल से प्यार हो गया। जून 2022 में ऑफलाइन क्लास शुरू हुई तो उसे लगा अब बाल कटवाने पड़ेंगे। इसलिए उसने स्कूल को ईमेल लिखा और लंबे बाल रखने के समर्थन में तर्क दिए। इसलिए उसने स्कूल को ईमेल लिखा और लंबे बाल रखने के समर्थन में तर्क दिए। उसने लिखा, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में देखिए हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और सभी को खुद को हर व्यक्ति अपने आप में देखिए हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी भी उम्र का हो, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को देखिए खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी भी उम्र का हो। सीखना इस पर निर्भर नहीं होता। देखिए सीखना इस पर निर्भर नहीं होता कि कोई कैसा दिखता है। सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है। देखिए सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहा गया है। देखिए सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है, बल्कि इस पर होता है कि वह कैसा महसूस करता है और इसे कैसे बयां करता है। सीखने का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए सीखने का मतलब एक दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकारना और सम्मान करना है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया यहाँ पर जो आपको चीज़ें यहाँ पर क्या उसने लिखा, यहाँ पर था से देखिए उसने लिखा, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। देखो हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी भी उम्र का हो। देखिए हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। देखो हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी भी उम्र का हो। सीखना इस पर निर्भर नहीं होता कि कोई कैसा दिखता है। सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है, बल्कि इस पर होता है कि वह कैसा महसूस करता है और इसे कैसे बयां करता है। सीखने का मतलब देखिए एक दूसरे के बारे में सीखने का मतलब एक दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं। सीखने का मतलब एक दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकारना और सम्मान करना आपको है। फिर यहाँ पे देखिए क्या कि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी भी उम्र का हो। सीखना देखिए ये बहुत अच्छी लाइन कर, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी भी उम्र का हो। सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है। बल्कि इस पर होता है कि वह कैसा महसूस करता है और इसे कैसे बयां करता है। सीखने का मतलब एक दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं। सीखने का मतलब एक दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकारना और सम्मान करना है।
देखिए यहाँ पर क्या अंकुर ने अपनी बातों को देखिए, अब अंकुर ने अपने अंकुर ने अपने बालों को क्षत्रियों से जोड़ा। उसने बताया कि उसके वंशज योद्धा क्षत्रिय थे। उसके वंशज आपको योद्धा क्षत्रिय थे और कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों पर वेशभूषा को लेकर नियम थोपे थे। उसने सवाल किया, जब लड़कियों को स्कर्ट और ट्राउज़र, लंबे बाल और छोटे बालों में से चुनने का अधिकार है तो लड़कों को क्यों नहीं? जब लड़कियों को स्कर्ट और ट्राउज़र, लंबे बाल और छोटे बालों में से चुनने का अधिकार है तो लड़कों को क्यों नहीं? उन्हें छोटे बाल रखने क्यों कहा जाता है? लोगों को समाज की रोक-टोक की परवाह किए बगैर अपनी शख्सियत स्वीकारना चाहिए। लोगों को समाज की रोक-टोक की परवाह किए बगैर अपनी शख्सियत स्वीकारना चाहिए। अंकुल ने कैंसर के मरीजों के लिए विग बनाने के अपने बाल दान करने के नेक कार्य का भी ज़िक्र किया। अंकुर ने कैंसर के मरीजों के लिए विग बनाने के लिए अपने बाल दान करने के नेक कार्य का भी ज़िक्र किया। यहाँ पे देखो, थोड़ा-सा इस बात को गौर करके देखिए, आप अंकुर के ईमेल से प्रिंसिपल के.वी. अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ पे देखिए क्या अंकुर के ईमेल से प्रिंसिपल के.वी. अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ। बच्चे का आत्मविश्वास देखते हुए उन्होंने स्कूल प्रबंधन को नियम पुस्तिका में बदलाव के राज़ी कर लिया। अब पुस्तिका में स्कूल में सभी लड़कियों को बाल बाँध कर आना ज़रूरी है। अब पुस्तिका में स्कूल में सभी लड़कियों को बाल बाँध कर आना ज़रूरी है को बदलकर सभी शिक्षार्थियों को बाल बाँध कर आना ज़रूरी है किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या, वे दिन जब संवाद एक तरफ़ा वे दिन गए। देखिए यहाँ पर क्या कि वे दिन गए, यहाँ पर क्या है, वे दिन गए जब संवाद एक तरफ़ा होता था। हम अपने माता-पिता या शिक्षकों से सवाल नहीं करते थे। वे दिन गए जब संवाद एक तरफ़ा होता था, हम अपने माता-पिता या शिक्षकों से सवाल नहीं करते। हम अपने देखिए, वे दिन गए जब संवाद एक तरफ़ा होता था। हम अपने माता-पिता या शिक्षकों से सवाल नहीं करते थे। लेकिन अब बच्चे खुद को बयाँ करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको सिनेमा समाज का आईना लगता है तो यह भी मानना होगा, स्कूल पीढ़ी का आईना है। जेन ज़ी पीढ़ी का आईना है। जैसे हमें नए दौर की फ़िल्में पसंद आ रही हैं, हमें खुद को बयाँ करने वाली इस पीढ़ी की विचार प्रक्रिया भी स्वीकारनी चाहिए। तो हमें खुद को बयाँ करने वाली इस पीढ़ी की विचार प्रक्रिया भी स्वीकारनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, स्कूल के फैसले पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या, स्कूल के फैसलों पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इसे इनकार नहीं किया जाता। स्कूल के फैसलों पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अंकुर ने अपनी बात बुद्धिमानी से रखी, ख़ासतौर पर उसकी उम्र को देखते हुए। देखिए, स्कूल के फैसले पर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंकुर ने अपनी बात बुद्धिमानी से रखी, ख़ासतौर पर उसकी उम्र को देखते हुए। फंडा यह है कि देखिए हमें नई निष्कर्ष ये हुआ कि हमें नई पीढ़ी के तर्क के साथ देखिए हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि निष्कर्ष ये है कि हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। देखिए हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। याद रखिए, जेन ज़ेड हमारी तुलना में अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा होशियार है। क्योंकि उसे ज़्यादा जानकारी एवं ज्ञान मिल रहा है, जितना हमें नहीं मिलता था। कुछ अंकुल जैसे बुद्धिमानी से इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कहा गया कि हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। याद रखिए, जेन ज़ेड हमारी तुलना में अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा होशियार है। क्योंकि उसे ज़्यादा जानकारी ज्ञान मिला है। ज्ञान मिल रहा है, जितना हमें नहीं मिलता। कुछ अंकुल जैसे बुद्धिमानी से इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ अंकुल जैसे बुद्धिमानी से इसका प्रयोग करते हैं।
फंडा यह है कि देखो, फंडा यह है कि हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। याद रखें, जेन ज़ेड हमारी तुलना में अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा होशियार है, क्योंकि उसे ज़्यादा जानकारी ज्ञान मिल रहा है, जितना हमें नहीं मिलता था। कुछ अंकुर जैसे बुद्धिमानी से इसका प्रयोग करती है। बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन कहा गया। अभी देखिए, इसमें जो खास बात है कि उसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। देखिए हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी भी उम्र का हो, देखो फिर वह किसी भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, सीखना इस पर निर्भर नहीं करता। सीखना इस पर निर्भर नहीं होता कि कोई कैसा दिखता है। देखिए सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है। सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है, बल्कि इस पर होता है कि वह कैसा महसूस करता है। बल्कि इस पर होता है कि वह कैसा महसूस करता है और इसे कैसे बयाँ करता है। बल्कि इस पर होता है कि वह कैसा महसूस करता है और इसे कैसे बयाँ करता है। सीखने का मतलब एक-दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं। सीखने का मतलब एक-दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं, बल्कि एक-दूसरे को स्वीकारना और सम्मान करना है। यहाँ देखो, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और सभी को खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। फिर वह किसी उम्र का हो, सीखना इस पर निर्भर नहीं होता है कि कोई कैसा दिखता है, बल्कि इस पर होता है कि वह कैसा महसूस करता है और इसे कैसे बयाँ करता है। सीखने का मतलब एक-दूसरे के बारे में राय बनाना नहीं, बल्कि एक-दूसरे को स्वीकारना और सम्मान करना है। अब आगे हम देखें क्या। देखिए निष्कर्ष ये हुआ कि देखिए हमें नई पीढ़ी से तर्क के साथ बात रखना सीखना चाहिए। याद रखिए, जेन ज़ेड हमारी तुलना में अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा होशियार है, क्योंकि उसे ज़्यादा जानकारी एवं ज्ञान मिल रहा है, जितना हमें नहीं मिलता था। कुछ अंकुर जैसे बुद्धिमानी ने इसका प्रयोग करके दिखाया है। यहाँ पे एक ख़ास बात जो देखिए कि लेकिन आज हर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का हर हीरो कैमरे के सामने आत्मविश्वास से डायलॉग बोल रहे हैं और ऐसी एक्शन कर रहा है जैसी अतीत में कम ही ने की थी, कुछ लोगों ने ही की थी। इसका असर युवाओं पर पड़ रहा है। जो अपने नायक की डायलॉगबाज़ी का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर करके मुसीबत में फँस रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो अपने नायक की डायलॉगबाजी का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर करके मुसीबत में फंस रहे हैं। जो अपने जो अपने नायक की डायलॉगबाजी का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर करके मुसीबत में फंस रहे हैं। फिर आपके यहाँ पे देखिए, इसी तरह की एक घटना गत बुधवार दिल्ली एयरपोर्ट पर घटी, जब पीलीभीत यूपी का 28 वर्षीय अजीम खान एक विस्तारा फ्लाइट यूके 927 को मुंबई जा रहा था। वहाँ से उसे दुबई जाना था। जहाँ उसे नौकरी मिली, देखिए खोपड़ा को सूखा नारियल बोलते हैं। कि खोपड़ा एक ज्वलनशील पदार्थ माना जाता है, मतलब सूखा नारियल एक ज्वलनशील पदार्थ माना जाता है और इसे डेंजरस गुड्स रेगुलेशन डीजीआर एक्ट के तहत खतरनाक वस्तु माना गया। ऐसा माना जाता है कि हवाई यात्राओं के दौरान अनुभव की जाने वाली गर्मी का खोपड़े या सूखी नारियल पर असर पड़ सकता है, वह गर्म होकर आग पकड़ सकता है। कौन सा पदार्थ ज्वलनशील, इसका आकलन किसी वस्तु की भौतिक और रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। देखिए कौन सा वस्तु आपको ज्वलनशील है, इसका आपको देखिए आप ऐसा माने तो हवाई यात्राओं के दौरान अनुभव की जाने वाली गर्मी का खोपड़े पर असर पड़ता है। असर पड़ सकता है, वो गर्म होकर आग पकड़ सकता है, अर्थात नारियल। कौन सा पदार्थ ज्वलनशील, इसका आकलन किसी वस्तु की भौतिक और रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है और इन तत्वों को डेंजरस गुड्स के तहत 9 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए खोपड़ा डीजीआर के क्लास 4 डिवीज़न और 4.2 डिवीज़न के अंतर्गत आता है। कमर्शियल एयरलाइन से द्वारा आमतौर पर इसे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरा, क्या आपको लगता है कि दुबई में नारियल नहीं मिलता होगा, जबकि उसकी इकोनॉमी मलयाली आबादी को उपभोग शैलियों के आधार पर संचालित होती है। देखिए मलयालियों के खान-पान नारियल एवं उससे निर्मित वस्तुओं पर आधारित है। दुबई में केरल के लोगों की आबादी इतना अधिक है कि वहाँ अनधिकृत रूप से मलयाली को दूसरी मुख्य भाषा माना जाता है। अब आगे हम देखिए, निष्कर्ष ये हुआ कि अगर हमें किसी विषय की गहरी जानकारी ना हो तो कम से कम हमें उसके बारे में सार्वजनिक स्थानों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं हमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जो घबराहट फैला सकते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत गलतफ़हमियों से भरी है और आपकी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों को समझने का धैर्य उसमें नहीं है।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही। देखिए, अगर हमें किसी विषय गहराई की जानकारी नहीं हो, अगर हमें किसी विषय की गहरी जानकारी ना हो, निष्कर्ष ये हुआ कि अगर हमें किसी विषय गहरी जानकारी ना हो तो कम से कम हम उसके बारे में सार्वजनिक स्थानों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किसी विषय की गहरी जानकारी ना हो तो कम से कम अगर हमें किसी विषय के बारे में अगर हमें किसी विषय की गहरी जानकारी ना हो तो कम से कम हमें उसके बारे में सार्वजनिक स्थानों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं हमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जो घबराहट फैला सकते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत गलतफ़हमियों से भरी है, और आपकी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों को समझने का धैर्य उसमें नहीं है। और आपकी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों को समझने का धैर्य उसमें नहीं है। देखिए, निष्कर्ष ये, अगर हमें किसी विषय की गहरी जानकारी ना हो तो कम से कम हमें उसके बारे में सार्वजनिक स्थानों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं हमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जो घबराहट फैला सकते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत गलतफ़हमियों से भरी है। और आपकी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों को समझने का धैर्य उसमें नहीं है। फंडा यह है कि देखिए, अगर हमें किसी विषय की गहरी जानकारी ना हो तो कम से कम हमें उसके बारे में सार्वजनिक स्थानों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं हमें ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जो घबराहट फैला सकते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत गलतफ़हमियों से भरी है और आपकी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों को समझने का धैर्य उसमें बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया था। फिर आप आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या कि बड़ी कंपनियां छोटे शहरों से जुड़ने की कोशिश कर रही है और उनके इंतजार में बूथ बनकर खड़े ना रहे। ऐसी कंपनियों पर नज़र रखें और उसकी वेबसाइट पर लॉग ऑन करके बताएं जो टैलेंट खोज रहे हैं वह मुझ में है। आप सलीके से करेंगे तो नौकरियां मिलने के अवसर ज़्यादा हैं। आपको शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पे जो कहा गया कि अपने शब्दों, जीवन और कार्यों को इतना अर्थपूर्ण बनाएं कि जिससे भी उनका सामना हो उससे वो आजीवन याद रहे। संक्षेप में अपने शब्दों को अस्मरणीय बनाकर उन्हें एक लंबी आयु दे। फंडा यह है कि अपने शब्दों, जीवन और कार्यों को इतना अर्थपूर्ण बनाए। फंडा यह है कि अपने शब्दों, जीवन और कार्यों को इतना अर्थपूर्ण बनाए कि जिससे भी उनका सामना हो उसे वह आजीवन याद रहे। अपने शब्दों, जीवन और कार्यों को इतना अर्थपूर्ण बनाए कि जिससे भी उनका सामना हो उसे वो आजीवन याद रहे। संक्षेप में अपने शब्दों को स्मरणीय बनाकर उन्हें एक लंबी आयु दे। ये बात यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में। देखिए, दूर रहकर भी दिल से दिल का जुड़ाव हो सकता है। दूर रहकर भी दिल से दिल का जुड़ाव हो सकता है। मन से मन का मेल हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। यहाँ हम देखिए क्या है कि ज़िंदगी मीठी प्यास है। देखो, ज़िंदगी मीठी प्यास है, अपने अपने ढंग से सब बुझाते हैं। ज़िंदगी मीठी प्यास है, अपने अपने ढंग से सब बुझाते हैं। माता पिता की प्यास अपने बच्चों को देखकर ही तृप्ति में बदल जाती है। आज के ज़्यादा माता पिता इस बात से परेशान है कि बच्चे दूर चले गए और वह जाकर हमें भूल गए। विस्मृति के सूल से आज का अधिकांश माता पितृव्रत आहत है। अब देखिए, इतना महत्वपूर्ण योग विज्ञान के अनुसार स्मृति अर्थात याददाश्त केवल मस्तिष्क में ही नहीं, नेत्रों में भी बसती है। समान बातचीत के समय माता पिता और बच्चे एक दूसरे की आंख में आंख डालकर बातचीत अवश्य किया करें। देखिए, सामान्य बातचीत के समय माता पिता और बच्चे एक दूसरे की आंख में आंख डालकर बातचीत अवश्य क्या करें। बच्चे यदि माता पिता से दूर हो तो आंखें बंद कर आज्ञा चक्र में भीतर से देखे। दोनों भुवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर माता पिता की छवि देखे। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार आंखों में श्वेत भाग पिता का और काला भाग माता का माना गया है। यह प्रयोग शरीर से निकलने वाले तरंगों को प्रभावित करेगा और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ने में मदद करेगा। वरना जिंदगी भर यह कहते हुए वक्त गुजर जाए, कोई पटवारी ऐसा मिला जो एक के दिल का पट्टा दूसरे के नाम कर दे। ये दिल से दिल का जुड़ाव दूर रहकर भी आप स्वयं कर सकते हैं।
बहुत अच्छी बात कहा है। वरना ज़िंदगी भर ये कहते हुए वक़्त गुज़र जाएगा कि कोई पटवारी ऐसा मिला जो एक के दिल का पट्टा दूसरे के नाम कर दे। ये दिल से दिल का जुड़ाव दूर रहकर भी आप स्वयं कर सकते हैं। एक निष्कर्ष को सिर्फ़ देखिए, निष्कर्ष बहुत अच्छा है। हम पुराने और देखिए, हम पुराने और अतीत से जितना प्यार करते हैं, नए और भविष्य से भी उतना ही प्यार करना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो, हम पुराने और अतीत से देखिए हम पुराने और अतीत से देखो हम पुराने और अतीत से जितना प्यार करते हैं, नए और भविष्य से भी उतना ही प्यार करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम पुराने और अतीत से जितना प्यार करते हैं, नए और भविष्य से भी उतना ही प्यार करना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात, देखिए हम पुराने और अतीत से जितना प्यार करते हैं, नए और भविष्य से भी उतना ही प्यार करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर आपको आगे यहाँ एक बस की कहानी है। देखिए, बहुत अच्छी आपको कहानी है। जापान की राजधानी टोक्यो से दूर, देखिए जापान की राजधानी टोक्यो से दूर एक स्कूल में पहली की क्लास शुरू हुई। 6 साल का गोल-मटोल बच्चा क्लास में सबसे आगे कुर्सी पर बैठकर हाथ में रबड़ की स्ट्रिंग थामे था। वो ऐसी आवाज़ निकाल रहा था कि मानो सिटी बस चला रहा हो। उसके पीछे देखिए क्या कि उसके पीछे सारी बेंच इस तरह से रखी थी जिसमें एक तरफ 2 ही लोग बैठ सकते थे। सारी सीट विद्यार्थियों से भरी थी। फिर ड्राइवर बने लड़के ने ब्रेक लगाया, बस एक काल्पनिक पड़ाव पर रुकी और उससे कोई उत नहीं होता। एक अन्य क्लासमेट कमर झुकाकर हाथ में छड़ी लिए बस में ऐसे चढ़ता जिससे बाकियों को लगे कि वह बुजुर्ग है। वह हताश हो जाता है। देखिए, वह हताश हो जाता है। क्योंकि सीट खाली नहीं थी। उसी समय एक बच्चा अपनी सीट दे देता है और बस के कॉरिडोर में जाकर अपना हाथ ऐसे उठाता है कि मानो उसका हैंडल पकड़े हो। इसे संतुष्ट ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा है कि अगले स्टॉप पर फिर कोई उतरता नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हाल ही बच्चे को जन्म दिया एक महिला हो, अपना अब बुजुर्ग उठकर अपनी सीट को देने लगते हैं। लेकिन एक लंबा लड़का उन्हें रोक देता है और इस यंग माँ को सीट दे देता है। संतुष्ट ड्राइवर फिर आगे बढ़ जाता है। अगले स्टॉप पर एक गर्भवती महिला बस में चढ़ती है। फिर वही कहानी आगे जाती जाती है। जापानी बच्चों को संवेदनशीलता सिखाने की एक प्रकार की टीचिंग है। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ को अंतिम रूप देने के आज बेंगलुरु में राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक होने जा रहा है, जिसमें प्रस्तावित सेमेस्टर प्रणाली और कई बोर्ड परीक्षाओं पर पुनर्विचार होगा और 11वीं 12वीं भारतीय भाषा शामिल करने की अनिवार्यता पर बात होगी। इसमें अगर मुझसे सिर्फ एक सलाह देने के लिए कहा जाए तो मैं कहूँगा कि शिक्षा में सभी स्तर पर यानी प्री स्कूल, इसमें पहली दूसरी भी, प्रारंभिक कक्षा 3 से 5 और माध्यमिक कक्षा 6 से 8 एवं सेकेंडरी क्लासेस 9 से 12 संवेदनशीलता सेंसिटिविटी के विषय शामिल हो। मुझे पूरा यकीन है कि इससे 3 साल की उम्र से ही बच्चों की नींव मजबूत होगी। कहने का कारण बहुत स्पष्ट है कि कॉर्पोरेट सलाहकार होने के नाते मैंने कई सार्वजनिक संस्थान देखे हैं, जैसे एयरपोर्ट पर एयरलाइन कर्मचारी और सीआईएसएफ के जवान जो यात्रियों की जांच तलाशी लेते हैं। उन्हें ऑटिज्म, बोलने में अक्षमता, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और लर्निंग डिफिकल्टी के बारे में हर साल ट्रेनिंग दी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े काउंसलर आकर उन्हें विशेष जरूरतों वाले यात्रियों के साथ संवाद करने, उनके हाव भाव समझना सिखाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर मौजूद विशेष सहायता केंद्र सिर्फ व्हीलचेयर चाहने वाले यात्रियों के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि बौद्धिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए भी होते हैं। स्टाफ सदस्यों को याद दिलाया जाता है कि विशेष जरूरतों वाले यात्रियों को देखकर हमेशा ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। इसलिए इस स्थिति को ठीक से समझना जरूरी है और यही उन्हें सिखाया जाता है। यह क्लास कई लोक संस्थाओं में हर साल आयोजित होती है। अगर विषय के रूप में सेंसिटाइजर को स्कूल का स्तर पढ़ाया जाए, अगर विषय के रूप में आपको सेंसिटाइजेशन मतलब संवेदनशीलता को स्कूल स्तर से ही पढ़ाया जाए, तो यह हमारी महान अतिथि देवो भव संस्कृति के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि भले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सेंसिटिविटी अलग विषय ना बने, लेकिन हमें सभी स्कूल एवं शिक्षकों से अनुरोध मैं सभी स्कूल एवं शिक्षकों से अनुरोध करूँगा कि वे इसे अपनी क्लास में थ्योरी नहीं तो कम से कम प्रैक्टिकल के रूप में शामिल करें, ताकि आने वाले कल में अच्छा इंसान बने। में कहा गया क्या कि देखिए, अगर हमें पता है कि बर्न आउट से निपटने के लिए 6 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद ही उपाय है, तो हम सबको इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि दिमाग में तनाव पैदा करने वाले इस मुद्दे से सबसे पहले निपटा जाए।
इसका निष्कर्ष था देखिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि पल्मोनोलॉजी एवं स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर सलाह देते हैं कि सोने के लिए बिस्तर बजाय तो ईमेल के जवाब देने या व्हाट्सएप चलाने से बचे। भले दिन कितना भी व्यस्त रहा हो, पर वे आमतौर पर तय घंटों की नींद की सलाह देते हैं। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जब घर में दाखिल होता ही अच्छा महसूस हो और परिजनों से अच्छे संबंध हो। अब हम देखें क्या एक यहाँ पर क्या कि एज वेल देखिए यहाँ पर क्या एज वेल फाउंडेशन ने स्लीप पैटर्न में खलल डालने वाले कारक जानने के लिए स्लीप डिसऑर्डर एमर्जिंग हेल्थ इशूज इन ओल्ड एज सर्वे मई में देश में 20 राज्यों में कई सारे प्रदेशों में किया। दिलचस्प रूप से नए कारण सामने आए। इनमें घर के बुजुर्ग सदस्यों से कम बातचीत 72%, घर में युवा एवं बुजुर्गों से के बीच ईगो के मसले 69%। घर के युवाओं देखिए घर के युवाओं द्वारा अपमान बुरा व्यवहार 62% थे। सामाजिक रूप से कम मेल मिलाप के कारण अकेला महसूस करने वाले लोगों में ज़्यादा चिंता एवं तनाव हो सकता है। सामाजिक रूप से कम मेल मिलाप के कारण अकेला महसूस करने वाले लोगों में ज़्यादा चिंता एवं तनाव हो सकता है। इससे आगे नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अब कि इसको यहाँ पर इस नींद के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये नींद की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती 3 घंटे सोने की, ये कुछ कम जानकार था इस मामले में। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखिए कि अब कोर्ट ने महिला को सारे आरोपों से बरी करते हुए मुख्य तौर पर 2 बातों को रेखांकित किया। एक तो यह कि देखिए यहाँ पर क्या एक तो यह कि नग्नता का मतलब हमेशा अश्लीलता नहीं होता। एक तो यह कि नग्नता का मतलब हमेशा अश्लीलता नहीं होता, और दूसरी बात यह कि नैतिकता और वैधानिकता 2 अलग बात है। जो बात किसी 1, 2 या कई सारे लोगों को अनैतिक लगती है, वह किसी और को नैतिक लग सकती है। बहुत अच्छी बात कहा गया। यह भी याद रखना चाहिए कि जिसे कुछ लोग या लगभग हर कोई अनैतिक मान रहा हो, वह भी ज़रूरी नहीं कि गैरकानूनी भी हो। अब देखिए हमारे समाज में खासकर पिछले कुछ समय से नग्नता को अश्लीलता का पर्याय समझने का ट्रेंड बहुत मजबूत हुआ है। इसी लेकर संवेदनशीलता और असहिष्णुता भी बढ़ी। नतीजा यह कि ऐसे मामलों में समाज की प्रतिक्रिया कुछ ज़्यादा ही आक्रामक नजर आती है। इस मामले में भी न केवल आम लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, बल्कि पुलिस ने भी बेहद संगीन धाराएं लगा दी। इससे महिला अधिकार कार्यकर्ता इस युवा मांग की इस रुख की पुष्टि ही हुई कि समाज की सत्तात्मक सोच महिलाओं के उसके अपने शरीर पर अधिकार को भी मान्यता नहीं देती, और इसलिए इस अधिकार को रिक्लेम करने की जरूरत है। ध्यान रहे कि यह महिला सबरीमाला मंदिर प्रवेश को लेकर चले आंदोलन का भी हिस्सा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट का अपने फैसले पर यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि भारत में तमाम पुराने मंदिरों में देवी देवताओं की नग्न मूर्तियां रखी है, जहां इन्हें देखकर सेक्सुअल भाव नहीं आते। एक मां का अपने शरीर को कैनवास के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त देना एक कलात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा मसला है, जिसे अश्लील मानने का कोई कारण नहीं है। यह भी कि देखिए यहाँ पर जिस समाज में पुरुष अपने सिक्स पैक एब्स का खुलेआम प्रदर्शन करते हो, उस पर कहीं से कोई आपत्ति न आती हो, उसी समाज में किसी महिला के शरीर के ऊपरी हिस्से को उसके अपने नाबालिग बच्चों का पेंट करना अश्लील मानकर उसके खिलाफ पॉक्सो जैसी धाराएं लगा दी जाए, तो यह समाज की दृष्टि में निहित गहरे भेदभाव का सबूत है, जिस पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।